जय हिंद, वंदे मातरम फ्रेंड्स। टीपीएस स्टडी में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए संजीवनी सामान्य अध्ययन में भारतीय राज्य व्यवस्था, विज्ञान, भूगोल, पर्यावरण, इतिहास के महत्वपूर्ण प्रश्न व्याख्या सहित लेकर आए हैं, जो आपकी परीक्षा के लिए रामबाण साबित होने वाले हैं। वीडियो को पूरा अवश्य देखें। चलिए देखते हैं। पहला प्रश्न है, भारत सरकार अधिनियम 1919 आधारित था। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट पर आधारित था। इस प्रश्न की व्याख्या देखेंगे। भारत सरकार अधिनियम 1919 को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट के नाम से भी जाना जाता है। मॉन्टेग्यू जो थे वो भारत के सचिव थे, जबकि जो चेम्सफोर्ड थे वो भारत के वायसराय थे। अगला प्रश्न है, किस अधिनियम के द्वारा कोलकाता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई? सही उत्तर है ऑप्शन ए, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 द्वारा कोलकाता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। इसकी व्याख्या देखेंगे। भारत में सर्वप्रथम रेगुलेटिंग एक्ट अधिनियम 1773 द्वारा कोलकाता में 1774 में एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न है, पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन कब हुआ था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, सितंबर 1946 में अंतरिम सरकार का गठन हुआ था। प्रश्न की व्याख्या देखेंगे। 2 सितंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में अंतरिम सरकार का गठन किया गया। इसमें प्रारंभ में मुस्लिम लीग शामिल नहीं थी, किंतु बाद में 26 अक्टूबर 1946 को मुस्लिम लीग के 5 सदस्यों को शामिल करते हुए अंतरिम सरकार का पुनर्गठन किया गया था। अगला प्रश्न है, भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा कब पारित किया गया था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, 22 जनवरी 1947 को। व्याख्या देखेंगे। 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा का उद्देश्य प्रस्ताव सभा में प्रस्तुत किया। 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा द्वारा भारत को एक संविधान देने का उद्देश्य पारित किया गया। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा का एक गैर कांग्रेसी सदस्य था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, डॉक्टर BR अम्बेडकर संविधान सभा के एक गैर कांग्रेसी सदस्य थे। प्रश्न की व्याख्या देखते हैं। डॉक्टर BR अम्बेडकर जी जो थे वो संविधान सभा में एक गैर कांग्रेसी सदस्य थे। डॉक्टर अम्बेडकर संविधान सभा के एक सदस्य के रूप में मुंबई से निर्वाचित हुए थे। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सर्वोच्च है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, संविधान। प्रश्न की व्याख्या देखते हैं। उपर्युक्त विकल्पों में भारतीय संविधान के अनुसार सर्वोच्च संविधान है, क्योंकि सभी शक्तियों का स्रोत संविधान ही है। यह सरकार के मौलिक राजनीतिक, सैद्धांतिक प्रक्रियाओं, प्रथाओं, अधिकारों, शक्तियों और कर्तव्यों का निर्धारण करता है। अगला प्रश्न है, किस वर्ष से भारत के संविधान की प्रस्तावना में 2 शब्द जो कि समाजवादी और पंथ निरपेक्ष जोड़े गए हैं? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, 1976 में। व्याख्या देखते हैं। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 1976 में भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, पंथ निरपेक्षता और अखंडता शब्द जोड़े गए। संविधान की प्रस्तावना को भारतीय संविधान की आत्मा भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 300 के अनुसार भारत की सरकार का कानूनी नाम क्या है? सही उत्तर है ऑप्शन बी, द यूनियन ऑफ इंडिया भारत की सरकार का कानूनी नाम है। प्रश्न की व्याख्या देखते हैं। भारत के संविधान के अनुच्छेद 300 के अनुसार भारत की सरकार का नाम द यूनियन ऑफ इंडिया है। अगला प्रश्न है, शिक्षा एक विधि विषय के रूप में कौन सी सूची में सम्मिलित है? सही उत्तर है ऑप्शन सी, समवर्ती सूची में सम्मिलित है। व्याख्या देखते हैं। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा शिक्षा को समवर्ती सूची में शामिल किया गया है। इससे पहले वह राज्य सूची का विषय थी। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को नागरिकता के अधिकार को नियमित करने की शक्ति प्रदान करता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, अनुच्छेद 11। प्रश्न की व्याख्या देखते हैं। भारतीय संविधान को अनुच्छेद 11 को संसद को नागरिकता के अधिकार को विनियमित करने की शक्ति प्रदान करता है। इसके लिए संसद ने नागरिकता अधिनियम 1955 पारित किया है। यहाँ से हम साइंस के प्रश्न देखेंगे। पहला प्रश्न है,
जीव विज्ञान नाम दिया गया? सही उत्तर है ऑप्शन बी, लेमार्क द्वारा जीव विज्ञान नाम दिया गया। प्रश्न की व्याख्या देखते हैं। जीव विज्ञान का नाम सर्वप्रथम लेमार्क एवं ट्रेविनेरस नामक वैज्ञानिक ने 1801 ईस्वी में दिया। डार्विन ने उत्तरजीविता के सिद्धांत को प्रतिपादित किया, जबकि लाइनर ने द्विनाम पद्धति को प्रतिपादित किया था। इन्हें वर्गीकी का पिता भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, फीरामोन्स कहाँ पाए जाते हैं? सही उत्तर है ऑप्शन ए, फीरामोन्स कीटों में पाए जाते हैं। प्रश्न की व्याख्या देखते हैं। फीरामोन्स कीटों द्वारा उत्सर्जित ऐसे गंधयुक्त और वाष्पशील कार्बोहाइड्रेट होते हैं जिससे इस जाति के अन्य सदस्यों की क्रियाओं या आचरण में परिवर्तन हो जाता है। कुछ कीट मैथुन हेतु संगम साथी को आकर्षित करने के लिए फीरामोन्स मुक्त करते हैं, तो कुछ कीट अपने साथियों को संकट या भोजन स्रोत की सूचना हेतु जहरीलियान मुक्त करते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस में पित्ताशय नहीं होता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, चूहा में पित्ताशय नहीं होता है। प्रश्न की व्याख्या देखते हैं। चूहा में पित्ताशय नहीं होता है। पित्ताशय पाचन क्रिया में सहायक होता है और यकृत में उत्पन्न पित्त रस का भंडारण करता है। चूहे के अतिरिक्त घोड़ा तथा हिरण में भी पित्ताशय नहीं पाया जाता है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी पर सबसे पुराना जीव कौन सा है? सही उत्तर है ऑप्शन ए, हरित नील शैवाल पृथ्वी पर सबसे पुराना जीव है। प्रश्न की व्याख्या देखते हैं। पृथ्वी पर पाए जाने वाला सबसे पुराना जीव हरित नील शैवाल है। इसका शरीर केवल एक कोश की होता है। इसका उद्भव सबसे पहले हुआ था जब नील शैवाल ने प्रकाश संश्लेषण के द्वारा ऑक्सीजन का उत्पादन किया। तत्पश्चात अन्य जीव जंतुओं का प्रादुर्भाव हुआ था। अगला प्रश्न है, मनुष्य के शरीर का सबसे बड़ा अंग होता है? सही उत्तर है ऑप्शन डी, त्वचा मनुष्य के शरीर का सबसे बड़ा अंग होता है। प्रश्न की व्याख्या देखते हैं। यकृत हमारे शरीर के भीतर सबसे बड़ा अंग है, जबकि त्वचा शरीर का सबसे बड़ा हिस्सा है, जिस पर करीब 64 लाख संवेदनशील तंत्र होते हैं। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग त्वचा को 3 परतों में विभाजित किया जाता है, जिसे एपिडर्मिस, डर्मिस और हाइपोडर्मिस के रूप में जाना जाता है। अगला प्रश्न है, नेत्रदान में दाता की आंख का कौन सा भाग उपयोग में लाया जाता है? सही उत्तर है ऑप्शन ए, कॉर्निया। व्याख्या देखते हैं। नेत्रदान में आंख का कॉर्निया उपयोग किया जाता है, जबकि रेटिना का कार्य चित्रों को ग्रहण करना है। रेटिना आंख में कैमरे की फिल्म की तरह कार्य करती है। अगला प्रश्न है, आयोडीन युक्त हार्मोन्स है? सही उत्तर है ऑप्शन ए, थायरोक्सिन आयोडीन युक्त हार्मोन्स है। प्रश्न की व्याख्या देखते हैं। थायरोक्सिन आयोडीन युक्त हार्मोन्स है। यह थायराइड ग्रंथि से स्रावित होता है। थायरोक्सिन की कमी से सामान्यतः घेंगा, जड़ मानवता आदि दोष होते हैं। अगला प्रश्न है, सेक्रेटिन क्या है? सही उत्तर है ऑप्शन ए, सेक्रेटिन एक हार्मोन्स है। व्याख्या देखते हैं। सेक्रेटिन एक हार्मोन है जो आंख से स्रावित होता है। यह अग्नाशय को अग्नाशय रस स्रावित करने के लिए प्रेरित करता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि अश्रु स्रावित करती है? सही उत्तर है ऑप्शन ए, लैक्रिमल ग्रंथि अश्रु स्रावित करती है। प्रश्न की व्याख्या देखते हैं। लैक्रिमल ग्रंथि आंख के पश्च सिरे के ऊपर कक्षा के भीतर स्थित होती है। यह लगातार तरल पदार्थ छोड़ता है, जो आंख की सतह को चिकनाई और नमी देकर साफ करता है और उसकी सुरक्षा करता है। अगला प्रश्न है, अग्नाशय को पाचक रस के उत्पादन के लिए उत्तेजित करने वाला हार्मोन निम्न में से कौन सा है? सही उत्तर है ऑप्शन सी, सिक्रेटिन हार्मोन्स है। व्याख्या देखते हैं। अग्नाशय को पाचक रस के उत्पादन के लिए उत्तेजित करने वाला हार्मोन सिक्रेटिन है। रेनिन जो है वह दूध की वियोजन का कार्य करता है, जबकि ट्रिप्सिन और पेप्सिन प्रोटीन का पाचन करते हैं। यहाँ से हम ज्योग्राफी के प्रश्न देखेंगे। पहला प्रश्न है, अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी कैसी दिखाई पड़ती है? उत्तर है ऑप्शन ए, नीली दिखाई पड़ती है। व्याख्या देखते हैं। अंतरिक्ष से देखने पर हमारी पृथ्वी नीले रंग की एक गोलाकार वस्तु की तरह दिखाई देती है, क्योंकि पृथ्वी के 70% हिस्से पर पानी है।
अगला प्रश्न है, किस तारीख को सबसे बड़ा दिन होता है? सही उत्तर है ऑप्शन सी, 21 जून को सबसे बड़ा दिन होता है। व्याख्या देखते हैं। उत्तरी गोलार्ध में 21 जून को सबसे बड़ा दिन होता है, जबकि 22 दिसंबर को सबसे छोटा दिन होता है। इसके बिल्कुल विपरीत दक्षिण गोलार्ध में 22 दिसंबर को सबसे बड़ा दिन होता है तथा 21 जून को सबसे छोटा दिन होता है। अगला प्रश्न है, मकर रेखा किस देश से नहीं गुजरती है? सही उत्तर है ऑप्शन ए, बोलीविया। मकर रेखा बोलीविया देश से नहीं गुजरती। चलिए व्याख्या देखते हैं। मकर रेखा बोलीविया से नहीं गुजरती है। मकर रेखा ब्राज़ील, पराग्वे, चिली, ऑस्ट्रेलिया, मेडागास्कर, मोजाम्बिक, दक्षिण अफ्रीका, बोत्सवाना एवं नामीबिया आदि देशों से होकर गुजरती है। अगला प्रश्न है, कर्क तथा मकर दोनों रेखाएं किस देश से होकर गुजरती हैं? सही उत्तर है ऑप्शन डी, अफ्रीका से। व्याख्या देखते हैं। भूमध्य रेखा, कर्क रेखा तथा मकर रेखा तीनों रेखाएं अफ्रीका महाद्वीप से होकर गुजरती हैं। एशिया से कर्क रेखा एवं भूमध्य रेखा, दक्षिण अमेरिका से भूमध्य रेखा एवं कर्क रेखा तथा ऑस्ट्रेलिया से मकर रेखा होकर गुजरती हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा देश आर्कटिक वृत्त के दक्षिण में पाया जाता है? सही उत्तर है ऑप्शन बी, आइसलैंड। व्याख्या देखते हैं। आइसलैंड देश आर्कटिक वृत्त के दक्षिण में स्थित है। अगला प्रश्न है, ग्लोब पर दी गई कितने डिग्री रेखा को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं? सही उत्तर है ऑप्शन डी, 180 डिग्री देशांतर रेखा को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं। व्याख्या देखते हैं। ग्लोब पर दर्शाई गई 180 डिग्री देशांतर रेखा को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं। यह रेखा उत्तर से दक्षिण की ओर खींची गई एक काल्पनिक रेखा है। अगला प्रश्न है, दिन और रात कहाँ समान होते हैं? सही उत्तर है ऑप्शन बी, भूमध्य रेखा पर दिन और रात समान होते हैं। चलिए व्याख्या देखते हैं। दिन और रात भूमध्य रेखा पर समान होते हैं। 21 मार्च एवं 23 सितंबर को सूर्य भूमध्य रेखा पर लंबवत चमकता है और संपूर्ण विश्व में रात दिन बराबर होते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित नदियों में से कौन सी विषुवत रेखा को 2 बार पार करती है? सही उत्तर है ऑप्शन ए, जायरे नदी। इसे कांगो नदी भी कहते हैं। चलिए व्याख्या देखते हैं। अफ्रीका की कांगो या जायरे नदी मध्य अमेरिका में बहते हुए विषुवत रेखा को 2 बार पार करती है। यह 4374 किलोमीटर लंबी है। यह नदी जाम्बिया के उत्तर पूर्व से होकर तंजानिया, बुरुंडी, रवांडी, कैमरून, कांगो, अंगोरा और जायरे होते हुए अटलांटिक महासागर में गिरती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी ऑस्ट्रेलिया में नहीं बहती? सही उत्तर है ऑप्शन सी, ऑरेंज रिवर। व्याख्या देखते हैं। हिंडर रिवर, फ्लिंडर्स रिवर तथा गिलवर्ट रिवर ऑस्ट्रेलिया की प्रमुख नदियां हैं, जबकि ऑरेंज रिवर दक्षिण अफ्रीका की सबसे लंबी नदी है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित महाद्वीपों में से किसमें देशों की संख्या अधिकतम है? सही उत्तर है ऑप्शन ए, अफ्रीका महाद्वीप में देशों की संख्या सर्वाधिक है। व्याख्या देखते हैं। अफ्रीका महाद्वीप में 55 देश, यूरोप महाद्वीप में 44 देश तथा एशिया महाद्वीप में 50 देश और दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में 15 देश आते हैं। अगला प्रश्न है, पर्यावरण अखंडता और सामुदायिक स्वास्थ्य प्रारूप का प्रस्ताव किसने दिया? सही उत्तर है ऑप्शन ए, रेडमैन ने। पर्यावरण अखंडता और सामुदायिक स्वास्थ्य प्रारूप का प्रस्ताव रेडमैन ने दिया। अगला प्रश्न है, विश्व पर्यावरण सुविधा का आरंभ कब हुआ? सही उत्तर है ऑप्शन सी, 1951 में। व्याख्या देखते हैं। विश्व पर्यावरण सुविधा का आरंभ अक्टूबर 1991 में 183 देशों के सहयोग से हुआ। यह वैश्विक पर्यावरण समस्याओं के हल तथा सतत विकास को बढ़ावा देने के लिए एक मंच प्रदान करता है। 1992 में रियो पृथ्वी सम्मेलन के दौरान इसकी स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न है, खाद्य श्रृंखला में जैविक आवर्तन का कारण होता है? सही उत्तर है ऑप्शन ए, कीटनाशक। व्याख्या देखते हैं। खाद्य श्रृंखला के प्रत्येक स्तर पर जीवों के शरीर हानिकारक पदार्थों जैसे
कीटनाशकों की सांद्रता में वृद्धि को जैविक आवर्धन कहा जाता है। फसलों को कीटों और बीमारियों से बचने के लिए कीटनाशकों जैसे रासायनिक पदार्थ का छिड़काव पौधों पर किया जाता है। जब शाकाहारी जानवर पौधों का भोजन खाते हैं तो यह जहरीले रासायनिक कीटनाशक उनके शरीर में चले जाते हैं। अगला प्रश्न है, एक पारिस्थितिकी तंत्र के विभिन्न घटकों से होकर पोषक तत्वों का गुजरना क्या कहलाता है? सही उत्तर है ऑप्शन ए, जैव भू रासायनिक चक्र। व्याख्या देखते हैं। परितंत्र से पोषक तत्व कभी समाप्त नहीं होते, यह बार बार पुनः चक्रित होते रहते हैं। जैविक तथा अजैविक तत्वों का संरक्षण की मंडल वायुमंडल, जलमंडल तथा स्थल मंडल में कई बंद तंत्री चक्र द्वारा होता है। एक ही परितंत्र में विभिन्न घटकों के माध्यम से पोषक तत्वों की गतिशीलता को जैव भू रासायनिक चक्र कहा जाता है। अगला प्रश्न है, पारिस्थितिकी तंत्र का प्रेरक बल होता है। सही उत्तर है ऑप्शन डी, सौर ऊर्जा। व्याख्या देखते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र का प्रेरक बल सौर ऊर्जा है। सौर ऊर्जा के कारण ही जीव समुदाय विकास कर पाते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन पारिस्थितिकी तंत्र का मित्र नहीं है? सही उत्तर है ऑप्शन बी, यूकेलिप्टस। व्याख्या देखते हैं। अत्यधिक मात्रा में भूमिगत जल के अवशोषण करने के कारण यूकेलिप्टस को पारिस्थितिकी तंत्र का मित्र नहीं बल्कि शत्रु माना जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस कार्य से पारिस्थितिकी संतुलन बिगड़ता है? सही उत्तर है ऑप्शन ए, लकड़ी काटने से। व्याख्या देखते हैं। वनोन्मूलन या पेड़ों को काटने से पारिस्थितिकी संतुलन बिगड़ता है, जबकि वन रोपण, सामाजिक वानिकी इत्यादि कारक स्थिति की संतुलन को बनाए रखने में सहायक होते हैं। अगला प्रश्न है, मानव जनित पर्यावरणीय प्रदूषण कहलाते हैं। सही उत्तर है ऑप्शन डी, एंथ्रोपोजेनिक। चलिए व्याख्या देखते हैं। मानवीय क्रियाओं द्वारा पर्यावरण में डाले गए रासायनिक एवं जैविक कचरे को एंथ्रोपोजेनिक प्रदूषक कहा जाता है। प्रश्न है, उर्वरकों के अत्यधिक प्रयोग से होता है। सही उत्तर है ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। व्याख्या देखते हैं। उर्वरकों के प्रयोग से मृदा, जल तथा वायु तीनों प्रकार के प्रदूषण होते हैं। अगला प्रश्न है, भारत का प्रथम पुर्तगाली गवर्नर जनरल कौन था? सही उत्तर है ऑप्शन ए, अल्मीडा। व्याख्या देखते हैं। भारत में व्यापार करने के उद्देश्य से आने वाली यूरोपीय कंपनियों में प्रथम पुर्तगाली थे। 1505 में अल्मीडा भारत का प्रथम गवर्नर बना। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भारत आने वाला यात्री पुर्तगाल का नहीं था? सही उत्तर है पीटर मुंडी पुर्तगाल के नहीं थे। व्याख्या देखते हैं। भारत आने वाले विदेशी यात्रियों में पीटर मुंडी ब्रिटेन का निवासी था, जो शाहजहां के शासनकाल में भारत आया था। विकल्प में दिए गए अन्य सभी यात्री पुर्तगाली यात्री थे। अगला प्रश्न है, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की सफलता का राज क्या था? सही उत्तर है ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। ईस्ट इंडिया कंपनी की सफलता के राज देखते हैं। पहला है, भारत में राष्ट्रीय भावना की कमी थी। दूसरा है, कंपनी की सेवा को पश्चिमी प्रशिक्षण मिला था तथा उसके पास आधुनिक हथियार थे। भारतीय सैनिकों में राष्ट्रीय भावना का अभाव था। इसके फलस्वरूप कोई भी जो उन्हें अच्छा वेतन दे दे उसकी सेवा में लगा सकता था। अगला प्रश्न है, भारत में मुद्रालय लाने वाले निम्न में से प्रथम कौन थे? सही उत्तर है ऑप्शन सी, पुर्तगाली। व्याख्या देखते हैं। भारत में मुद्रालय लाने वाले प्रथम पुर्तगाली थे। उन्होंने गोवा में प्रथम मुद्रालय स्थापित किया। प्रारंभ में यह केवल बाइबिल धर्मग्रंथ की प्रतियां छापते थे। भारत का पहला समाचार पत्र बंगाल गजट था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? सही उत्तर है ऑप्शन डी, द्वितीय अंग्रेज मैसूर युद्ध मंगलौर की संधि के साथ समाप्त हुआ था। प्रथम कर्नाटक युद्ध एक्सला-सैफेली संधि के साथ समाप्त हुआ था और द्वितीय कर्नाटक युद्ध के दौरान पांडिचेरी की संधि हुई थी और प्रथम अंग्रेज मैसूर युद्ध के दौरान मद्रास की संधि हुई थी। अगला प्रश्न है, गुरु नानक का सबसे तीक्ष्ण प्रहार था? ऑप्शन सी, जाति व्यवस्था पर। व्याख्या देखेंगे। गुरु नानक का सबसे तीक्ष्ण प्रहार जाति व्यवस्था पर था। नानक को जब ज्ञान प्राप्त हुआ था
तो वह बोले कि न कोई हिंदू न कोई मुसलमान, यही शब्द गुरु नानक के सिद्धांतों का सार है। अगला प्रश्न है, सिख राज्य का अंतिम राजा कौन था? सही उत्तर है ऑप्शन डी, दिलीप सिंह। व्याख्या देखते हैं। सिख राज्य के अंतिम राजा दिलीप सिंह थे, जिनका जन्म लाहौर में 6 सितंबर 1838 ईस्वी में और मृत्यु 22 अक्टूबर 1893 ईस्वी में पेरिस में हुई थी। अगला प्रश्न है, प्लासी के युद्ध में ब्रिटिश विजय का प्रमुख प्रतिफल क्या था? सही उत्तर है ऑप्शन बी, बंगाल के नवाब पर ब्रिटिश प्रभाव में वृद्धि। व्याख्या देखते हैं। प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 में क्लाइव और सिराजुद्दौला के मध्य हुआ था। इस युद्ध के पश्चात बंगाल में अंग्रेजों के अधिकार में वृद्धि हुई। हालांकि सैद्धांतिक रूप से प्लासी के बाद भी अंग्रेजों का भारत में वाणिज्य स्वरूप बना रहा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित की? सही उत्तर है ऑप्शन सी, मीर कासिम ने। व्याख्या देखते हैं। मुर्शिदाबाद में अंग्रेजों का प्रभाव अधिक बढ़ गया था। इस प्रभाव को कम करने के लिए मीर कासिम ने बंगाल की राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित की। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर भी अवश्य करें। धन्यवाद।